नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में जैसे कि रूस के प्रेसिडेंट के लिए किया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गलांट के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट निकाला है। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर कासिम खान ने कुछ आरोप लगाए हैं, जैसे कि पहली बात तो गाज़ा पट्टी में जिस प्रकार से अभी तक नरसंहार और संघर्ष चल रहा है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और गलांट को। इसके अलावा उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से बांध के वहाँ पे भुखमरी को एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ के हॉस्पिटल्स के पास भी अब इतनी सप्लाईज हैं नहीं कि वो लोगों का ट्रीटमेंट कर सकें। तो इस वजह से ये अरेस्ट वारंट आया है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के नेतन्याहू और गैलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हाल ही में जारी किया है। तो ये गलांट है और ये बेंजामिन नेतन्याहू ही ये प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। इसके अलावा हमें पता है 7 अक्टूबर 2023 को जिस प्रकार से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड सामने आया, लाखों लोगों की यहाँ पे अब तक जान जा चुकी है। ये आपको समझना है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का काम था कि अल अक्सा को, जो कि वेस्ट बैंक में है, उसको रिहा करवाना है, रिहा इजरायली ऑक्यूपेशन से। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री स्ट्राइक्स किए और इजराइल ने उसी की वजह से ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड निकाला। और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का काम है कि हमास को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना है। और यही जो जंग चल रही है ये लार्जली फ़िलिस्तीन के लिए है कि इजराइल ने यहाँ पे ऑक्यूपेशन की है और फ़िलिस्तीन एक कंट्री थी जो कि हटा के इजराइल को बनाया गया मुसलमानों देशों के बीच में। यहूदी और मुसलमानों की वैसे ही नहीं बनती है, ठीक है। तो हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री और गलांट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अदालत ने नेतन्याहू को गाज़ा में युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए कुछ आरोपों में गिरफ्तार करने की बात की है। आईसीसी ने माना है कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और इन्हें मरने के लिए छोड़ दे रही है। गैलांट को नवंबर माह के प्रारंभ में नेतन्याहू ने पद से हटा दिया था। ऐसी खबरें थी कि रक्षा मंत्री ने लड़ाई समाप्त करने तथा हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए समझौते की वकालत की थी कि गैलांट चाहते थे कि समझौता हो जाए। इस मामले में हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। वारंट में मोहम्मद दाइफ को इजराइल ने 7 अक्टूबर के बड़े पैमाने पर हत्याओं, बलात्कार और लोगों को बंधक बनाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने जुलाई में एक हमले में मोहम्मद दाइफ को मार दिया है, लेकिन हमास ने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, इसमें शामिल कौन कौन से देश नहीं हैं ये हमें ध्यान देना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट को साइन करके बनाया गया है। 124 कंट्रीज़ ने इस पे साइन किया है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ इसका मेंबर नहीं हैं, जैसे कि भारत इसका मेंबर नहीं है, चीन इसका माफ़ कीजिएगा, हाँ, भारत इसका मेंबर नहीं है, चीन इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। दुनिया के जिन 123 देशों ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं वही देश आईसीसी के सदस्य हैं। 31 देश हैं जिन्होंने रोम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका, रूस और यूक्रेन और 31 देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पे भारत और चीन ने भी रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और कंट्री के क्रिमिनल सिस्टम से हम चलें। अगर आईसीसी की बात करें तो ये एक स्थायी न्यायिक संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करना है और गंभीर अपराधों के लिए न्याय प्रदान करना है। इसकी स्थापना 2002 में रोम समझौते से हुई थी। 1998 के तहत की गई थी। रोम समझौता 1998 में आया था। यह कोर्ट न्यायिक संस्थाओं के स्तर पर युद्ध अपराध, मानव के खिलाफ अपराध, जातीय नरसंहार और अन्य गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मामले में सुनवाई करता है। वर्तमान में 124 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं, जिनमें ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ना ही चीन और अमेरिका है। तो अगर हम बात करें इजराइल भी इसका सदस्य नहीं है, तो जो कंट्री इसकी सदस्य नहीं है, पहली बात तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जब तक इजराइल ऐसी किसी कंट्री में, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऐसी किसी कंट्री में नहीं जाते हैं जहाँ पे रोम स्टैच्यू पर हस्ताक्षर किए गए हों,
तब तक वो सुरक्षित रहेंगे। मान लीजिए भारत हस्ताक्षर कर चुका होता आईसीसी पे और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते, तो हमें ऑब्लिगेशन होती हमारे ऊपर कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करें, जैसे कि यूके के ऊपर है। इसके अलावा अगर वो किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे आईसीसी को नहीं माना जा रहा है, यानी कि रोम स्टैच्यू को नहीं माना जा रहा है, तो वहाँ पे भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और इनके ऊपर ट्रायल तभी चल सकता है जब इनकी गिरफ्तारी हो, इन एब्स्टेंशिया ट्रायल नहीं हो सकता। हाँ, इनकी आवाजाही पे रोक लगाया जा सकता है, यानी कि जब इन्हें लगेगा कि कोई कंट्री शायद ऑब्लाइज है मुझे अरेस्ट करने में, तो ये ट्रैवल ही नहीं करेंगे। युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे निर्दोष नागरिकों पर हमले, रासायनिक हथियारों का उपयोग आदि को भी ये ध्यान में रखता है। सामूहिक नरसंहार मानवाधिकार का उल्लंघन और अत्याचार भी है। किसी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या नस्ल के लोगों को समाप्त करने की कोशिश करना या उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करना है। आईसीसी के पास उन लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का अधिकार है जो अपराधों के लिए जिम्मेदार होते हैं, भले वो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो। इनकी न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल उन देशों में लागू होती है जो रोम समझौते के तहत इसके सदस्य हैं, यानी कि बाकी कंट्रीज जो नहीं हैं, वो 31 कंट्रीज उनके ऊपर नहीं है, या जहां पर अपराध हुआ है और यूएन सुरक्षा परिषद के जरिए आईसीसी की जांच करने का आदेश दिया गया है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वर्ष 2018 में फिलिस्तीन ने देश की संपूर्ण स्थिति को आईसीसी के समक्ष प्रस्तुत किया था और नवंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया और कोमोरोस एवं जिबूती ने फिलिस्तीन की स्थिति के बारे में एक और रेफरल भेजा। आईसीसी ने कहा कि जनवरी 2024 में जो चिली गणराज्य था उस और यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट था, इससे फिलिस्तीन राज्य की स्थिति से के संबंध में अभियोजक को एक रेफरल भी भेजा था। इसके अलावा नेतन्याहू और गैलेंट पर क्या आरोप लगाए गए? पहला, दोनों पर युद्ध की एक विधि के रूप में भुखमरी के युद्ध अपराध तथा हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों के माध्यम से मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में रखा गया है। आईसीसी ने अपने वेबसाइट पर यह भी बताया कि चैम्बर ने कहा है कि यह मानने के लिए उचित आधार ये है कि दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर गाजा में नागरिक आबादी को उनके अस्तित्व के लिए अपरिहार्य वस्तुओं से वंचित किया, जैसे कि भोजन नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि गाजा पट्टी पूरी तरह से इजराइल से और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है और नीचे वो सिन्नाई पेनिनसुला से घिरा हुआ है जो कि इजिप्ट का है। वहाँ की क्रॉसिंग भी हाल में बंद की गई है। दवा और चिकित्सा आपूर्ति के साथ ईंधन और बिजली भी इसमें शामिल है। कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक ऐसा हुआ है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट को उनके अधीन इजरायली बलों द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है, जिनमें कथित तौर पर यातना, अमानवीय हिंसा और हत्या, बलात्कार एवं संपत्ति को नष्ट करने की घटनाएं भी शामिल हैं। आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी हैं, लेकिन सहयोग सुनिश्चित करना इसके सदस्यों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर इवन कोई भी रोम स्टैच्यू के तहत बाध्यकारी भी है, अगर सहयोग नहीं देगा तो उस पर कार्रवाई बहुत कड़ी नहीं हो पाती है। इस प्रकार यदि नेतन्याहू या गैलेंट 124 सदस्य देशों में किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो उस देश की सरकार उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें हेग में प्रत्यार्पित करने के लिए बाध्य होगी। आईसीसी ने पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तब यह बताया गया था कि इससे पश्चिम से उनका अलगाव और गहरा हो जाएगा। इसी प्रकार से वो किसी कंट्री में अगर ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे तो कोई डिप्लोमेसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गिरफ्तारी के जोखिम के बिना कई देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू के मामले में पुतिन से ज़्यादा जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे उनके देश से के कई सहयोगी आईसीसी के सदस्य हैं, यानी कि जो इजराइल के खुद बहुत करीब हैं वो भी आईसीसी के सदस्य हैं। तो एक दोस्त के खिलाफ जनरली नहीं जाता है। उन सभी देशों ने अब तक इजराइल का समर्थन किया है। अगर वो उनके तटों की यात्रा करते हैं तो बहुत कम संभावना है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर किस प्रकार से यूरोपीय देश बढ़ चुके हैं, समर्थन में ब्रिटेन है, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन और तुर्की है, पर विरोध में अर्जेंटीना, हंगरी और अमेरिका है। इसके अलावा इटली ने रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसिटो ने कहा कि उनके देश आईसीसी के नियमों को मानेगा। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी करेगा, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह हम नियम से बंधे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर अरेस्ट करेंगे, ऐसा कहा है। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा है कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस प्रकार से नहीं देखे जा रहे जैसे हमास देखा जाता है। इजराइल को खुद
खुद को डिफेंस करने का अधिकार है, ऐसा बताया है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते नियमों का तो पालन करेंगे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर ने कहा है कि वे नियमों का 100% पालन करेंगे। नेतन्याहू के डच जमीन पर पैर रखते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने आईसीसी के उन पर और पूर्व रक्षा मंत्री गेलांट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद कहा है और कोर्ट के जजों पर पक्षपात होने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने कहा कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है, आम लोगों को टारगेट ये नहीं कर रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बचाव किया है अपना, बताया कि इजराइल गाजा के लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल, मैसेज और अनाउंसमेंट करता रहता है कि आप वहां से हट जाइए। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित है। यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।